नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी मजे में ही होंगे। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 के विज्ञान विषय के चौथे अध्याय पदार्थ, धातु एवं अधातु के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, पिछले वीडियो में हमने पदार्थ, धातु और अधातुओं के भौतिक गुणधर्मों के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। आज के इस वीडियो में हम उनके कुछ रासायनिक गुणधर्मों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहला रासायनिक गुणधर्म हम देखेंगे धातु और अधातु तत्वों की ऑक्सीजन के साथ की अभिक्रिया के विषय में। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। इस क्रियाकलाप के अंदर हमें करना क्या है? तो हमें सर्वप्रथम लोहे के सामान पर लगी हुई जंग को एकत्र करना है। आप इस जंग को चाकू की सहायता से या किसी अन्य पदार्थ की सहायता से खुरेद कर निकाल सकते हैं। आपको इसके लिए लिटमस पत्र और टेस्ट ट्यूब की भी जरूरत पड़ेगी। अब आपको करना क्या है? अब आपको इस जंग को एक पात्र में लेकर के उसमें थोड़ा सा पानी डालना है। पानी डाल करके उसे अच्छे से हिला लेना है। यह जंग जल में निलंबन के रूप में रहती है, यानी यह जंग जल में संपूर्ण रूप से घुल नहीं जाती, परंतु पात्र के तलिए में थोड़ी सी मात्रा में पड़ी रह जाती है और कुछ भाग उसका जल में घुल जाता है। अब आपको क्या करना है? अब थोड़ी देर बाद लाल लिटमस पत्र और नीले लिटमस पत्र की सहायता से इस जंग के बने हुए पानी का निरीक्षण करना है और क्या होता है उसका आपको अवलोकन करना है। विद्यार्थी मित्रों, जब आप अवलोकन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो लाल लिटमस पत्र आपने लिया था उसका रंग बदल करके नीला हो जाता है। यानी अवलोकन करने पर आपको पता चल जाएगा कि लाल लिटमस पत्र नीले लिटमस पत्र में रूपांतरित हो जाता है। परंतु विद्यार्थी मित्रों, क्या आप जानते हैं कि कौन से पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र में रूपांतरित करते हैं? आप पिछली कक्षाओं में एसिड, क्षार और लवण वाले अध्याय के अंदर इसके विषय में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। कई बार जब कॉपर के बर्तन को हम लंबे समय तक नम वायु में खुला रख देते हैं तब उस पर एक हल्के रंग की परत जम जाती है। आपने कई बार देखा होगा कि आपके घरों में जो तांबे के बने हुए पात्र हैं उन्हें वर्षा ऋतु के अंदर अगर खुला छोड़ दिया जाता है तब उस पर हरे रंग के धब्बे देखने को मिलते हैं। विद्यार्थी मित्रों, ये हरे रंग के धब्बे हकीकत में कॉपर हाइड्रोक्साइड यानी CuOH और कॉपर कार्बोनेट यानी CuCO3 का मिश्रण होते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि यह होता किस प्रकार से है? तो विद्यार्थी मित्रों, वातावरण के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण होता है जिसे हम नम वायु के नाम से भी जानते हैं। यह नम वायु कॉपर के साथ अभिक्रिया करती है और कॉपर की सतह पर यानी तांबे के बने हुए पात्र की सतह पर कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट यानी CuOH और CuCO3 के रसायनों को निर्मित करती है। वही रसायन हमें हरे रंग के धब्बे के रूप में देखने को मिलता है। साथ ही विद्यार्थी मित्रों, जब आप मैग्नीशियम की पट्टी के दहन से उत्पन्न होने वाली राख को जल में मिलाएं, अच्छे से घोल दें और उसे भी लिटमस पत्र की सहायता से आप परीक्षण करेंगे तो आप पाएंगे कि वह रसायन भी लाल लिटमस पत्र को नीला लिटमस पत्र के अंदर रूपांतरित कर देता है। यानी इस पर से हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम के ऑक्साइड भी क्षारीय प्रकृति रखते हैं। क्षारीय प्रकृति रखने वाले पदार्थ ही लाल लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र के अंदर रूपांतरित कर सकते हैं। इस पर से विद्यार्थी मित्रों, हमें इसका तो पता लग जाता है कि सामान्य तौर पर धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति रखते हैं। अब विद्यार्थी मित्रों, मोमबत्ती को जला करके हम मैग्नीशियम की पट्टी का सावधानी पूर्वक दहन कराएंगे। इस प्रयोग को करते समय हमें सब्र रखना अत्यंत जरूरी है। जब आप इसे देखेंगे तो आप देखेंगे कि यह बिल्कुल सफ़ेद रंग की ज्योत के साथ जलती है। हम इसकी राख को इस बीकर में एकत्र कर लेंगे। जब यह राख इसमें अच्छे से मिल आ गए तब इसके अंदर अब हम थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और पानी मिलाकर इसे अच्छे से हिलाएंगे। पानी ज़्यादा नहीं मिलाना है, पानी थोड़ा सा ही मिलाना है। और अब इस राख को इस पानी में हम अच्छे से घोल देंगे। अच्छे से घोल लेना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि यह मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख है। क्योंकि मैग्नीशियम की पट्टी को जब हमने जलाया तब मैग्नीशियम का हवा के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ रासायनिक प्रक्रिया हुई और रासायनिक प्रक्रिया होकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। अब विद्यार्थी मित्रों, हम इस
रसायन का जो हमें प्राप्त हुआ है लिटमस पत्र की सहायता से हम परीक्षण करेंगे। इसके लिए मैं सबसे पहले लाल लिटमस पत्र लेता हूँ। अब इस लाल लिटमस पत्र की सहायता से हम इस रसायन का अध्ययन करेंगे कि यह एसिडिक है या बेसिक है। जब आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह लिटमस पत्र नीले रंग में रूपांतरित हो जाता है, यानी लाल लिटमस पत्र नीले रंग में रूपांतरित हो जाता है, अर्थात जो रसायन हमें प्राप्त हुआ है वह क्षारीय प्रकृति रखता है। अब आइए विद्यार्थी मित्रों, हम अधातु तत्वों की ऑक्सीजन के साथ की अभिक्रिया के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इसके लिए भी हम एक क्रियाकलाप करेंगे। इस क्रियाकलाप में हमें करना क्या है, तो सल्फर की कुछ मात्रा एक उद्दहन चम्मच में लेनी है और उसे मोमबत्ती की सहायता से धीरे धीरे गर्म करना है। विद्यार्थी मित्रों, जैसे ही सल्फर जलना प्रारंभ करे तब आपको क्या करना है, जो चम्मच है उसे एक गैस जार या बीकर में ले लेना है और उसको ढक्कन से ढक देना है ताकि उसके दहन से उत्पन्न होने वाली जो गैस है वह उसमें से बाहर ना जा सके। बिल्कुल इसी प्रकार से कुछ देर बाद चम्मच को बाहर निकाल लेना है और उसमें थोड़ा सा जल मिला करके उसे अच्छे से हिला लेना है। जब यह जल उस गैस के साथ संपूर्ण रूप से मिल जाए तब आप उसका परीक्षण लिटमस पत्र की सहायता से करेंगे और क्या हो रहा है उसका अवलोकन करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, जब आप इस क्रियाकलाप को करते हैं तब आप पाएंगे कि सल्फर और ऑक्सीजन के बीच की अभिक्रिया से बनने वाला जो उत्पाद है उसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जब आपने सल्फर को दहन कराया तो जो गैस उत्पन्न हुई थी ना, वह गैस सल्फर डाइऑक्साइड गैस है जिसका सूत्र है SO2। जब इसे जल में आप मिलाते हैं तो वह सल्फ्यूरस अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र है H2SO3, उसका निर्माण करती है और जब इसका लिटमस पत्र की सहायता से आप परीक्षण करते हैं तब आप पाएंगे कि यह नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में रूपांतरित कर देती है। अब विद्यार्थी मित्रों, आप इस चीज से भी भली भांति परिचित होंगे ही कि कौन से रसायन नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में रूपांतरित करते हैं। सही पहचाने विद्यार्थी मित्रों, अम्ल। अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र के अंदर रूपांतरित कर देते हैं। यानी विद्यार्थी मित्रों, हमें इस चीज का ख्याल आ जाएगा कि अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति रखते हैं। प्रक्रिया के समीकरण को हम एक बार देख लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो कि सल्फर के दहन से उत्पन्न हुई थी, उसमें जब हम पानी मिलाते हैं तो पानी और सल्फर डाइऑक्साइड गैस के बीच की रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा हमें सल्फ्यूरस अम्ल उत्पन्न होता है। विद्यार्थी मित्रों, क्या आप इस बात को जानते हैं कि हम हमारे वाहनों में जो पेट्रोल पुराते हैं अगर वे अशुद्ध हो, या जो हम ईंधन पुराते हैं अगर वे अशुद्ध हो, तब उसमें सल्फर की मात्रा पाई जाती है। उसके दहन से वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है और यही गैस वातावरण में रही हुई जो पानी की नमी है उसके साथ अभिक्रिया करती है और सल्फ्यूरस जैसे अम्लों का निर्माण करती है और यह अम्ल प्रथम बरसात के साथ हमारी धरती पर गिरते हैं। उसे हम एसिड बरसात के नाम से जानते हैं। इसके विषय में और अधिक जानकारी आप अगले अध्यायों में पढ़ेंगे। हम सल्फर की थोड़ी सी मात्रा इस उद्दहन चम्मच के अंदर लेंगे और उसे हम जलाएंगे। मैंने मुंह पर रुमाल इसलिए बांध रखा है क्योंकि इस सल्फर के दहन से प्रचंड मात्रा में जहरीली ऐसी सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, वह हमें नुकसान न पहुंचाए, इसलिए हमने मुंह पर रुमाल बांध लिया है। आप भी जब अपने प्रयोगशाला में यह प्रयोग करें तब इस प्रकार की सावधानी जरूर रखें। जब विद्यार्थी मित्रों यह दहन होना शुरू हो जाए तब हमें इसे इस प्रकार के पात्र में ले लेना है और उसे ऊपर से हमें ढक देना है ताकि उसके अंदर उत्पन्न हो रही गैस बाहर ना निकल जाए। इस गैस को हमें इस पात्र में एकत्र करना है। अब हमें सावधानी पूर्वक इस चम्मच को बाहर निकाल लेना है और इसमें जल की थोड़ी सी मात्रा लेकर के वापस इसे ढक देना है और इसे हल्के से हिला लेना है। जब आप इसे हल्के से हिलाएंगे तो आप देखेंगे कि जो रसायन है उसका निर्माण होना शुरू हो चुका है, यानी जो जल है उसके साथ धुआं घुलना शुरू हो चुका है।
अब हम इस रसायन का लिटमस परीक्षण करेंगे। अब हम इस ढक्कन को हटा डालते हैं और अब हम इस रसायन का लिटमस परीक्षण करेंगे। उसके लिए हम नीले लिटमस पत्र का प्रयोग करेंगे। यह नीला लिटमस पत्र जब हम इसके अंदर डालते हैं तब हम पाएंगे कि यह नीला लिटमस पत्र लाल रंग में रूपांतरित हो जाता है। आप इस ज्योत के अंदर आसानी से नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आपके पास ले जाता हूं। आप देखेंगे कि नीला लिटमस पत्र लाल रंग में रूपांतरित हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह अधातु तत्व का जो ऑक्साइड है यह अम्लीय प्रकृति रखता है। विद्यार्थी मित्रों, आपको बता दूं कि सल्फर के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है और वह सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पानी में घोलने पर वह सल्फ्यूरस अम्ल का निर्माण करती है। यानी ये जो हमारे हाथ में रसायन है यह सल्फ्यूरस। विद्यार्थी मित्रों, हम भली भांति कह सकते हैं कि धातुओं के ऑक्सीजन के साथ की अभिक्रिया से धातु ऑक्साइड बनते हैं जो कि क्षारीय प्रकृति रखते हैं। धातु की ऑक्सीजन के साथ की अभिक्रिया से अधातु ऑक्साइड बनते हैं जो कि अम्लीय प्रकृति रखते हैं। अब विद्यार्थी मित्रों, हम बात करते हैं कुछ ऐसे ही अम्लों और क्षारों के विषय में जो निश्चित प्रकार के धातु या अधातुएं रखती हैं, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें धातु के रूप में कैल्शियम होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके अंदर धातु के रूप में सोडियम होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में धातु के रूप में पोटेशियम होता है। सोडियम कार्बोनेट में सोडियम तथा सोडियम बाइकार्बोनेट में भी सोडियम होता है। यहाँ आपके सामने जितने भी क्षार हैं ये सभी के सभी निश्चित प्रकार की धातुओं से मिलकर के बने होते हैं। अगर अब हम बात करते हैं अम्लों के विषय में तो विद्यार्थी मित्रों, अम्ल के अंदर अधातु तत्व रहे होते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल, इसमें मुख्य अधातु तत्व के रूप में सल्फर होता है। नाइट्रिक अम्ल, इसमें नाइट्रोजन पाई जाती है। कार्बनिक अम्ल, उसमें कार्बन होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसमें हाइड्रोजन तथा क्लोरीन जैसे अधातु तत्व पाए जाते हैं। जबकि सल्फ्यूरस अम्ल में भी सल्फर देखने को मिलता है। ये सभी के सभी ऐसे एसिड हैं जिनके अंदर अधातु तत्व मुख्य तत्व के रूप में होते हैं। आइए अब एक नए गुणधर्म के विषय में चर्चा करते हैं जिसमें हमें चर्चा करनी है जल के साथ की अभिक्रिया के विषय में। विद्यार्थी मित्रों, सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, साथ ही अधातुएं भी जल के साथ प्रक्रिया नहीं करती हैं, परंतु हम यहाँ पर एक क्रियाकलाप करेंगे। इस क्रियाकलाप में हमें करना क्या है, बीकर में 250 ml जितना जल लेना है और अब उसमें सोडियम धातु का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर के उसे सबसे पहले फिल्टर पेपर की सहायता से अच्छे से साफ कर लेना है और उसे रुई के टुकड़े में लपेट करके बीकर से दूर रह करके बीकर में डाल देना है और थोड़ी देर बाद क्या हो रहा है उस प्रक्रिया का आपको अच्छे से अवलोकन कर लेना है। जब यह प्रक्रिया हो जाए तब बीकर को छू करके आप पात्र की गर्मी को महसूस करें और अवलोकन करें। विद्यार्थी मित्रों, थोड़ा सा जल आपको निकाल करके लिटमस पत्र की सहायता से उस जल का निरीक्षण भी करना है। आप जब अवलोकन करते हैं तब आप पाएंगे कि वह पात्र गर्म हो जाता है, उसके अंदर इस प्रकार की अगन उत्पन्न होती देखने को मिलेगी। विद्यार्थी मित्रों, जब आप बीकर को छू करके अवलोकन करते हैं तो आप पाएंगे कि वह अत्यधिक गर्म हो जाता है, क्योंकि जल के साथ सोडियम तीव्र अभिक्रिया करता है और प्रचंड मात्रा में गर्मी उत्पन्न करता है, जिसके कारण वह जल के अंदर ही जलने लग जाता है। इसीलिए विद्यार्थी मित्रों, सोडियम धातु को केरोसिन में रखा जाता है जिससे कि वह वातावरण की नमी या पानी के साथ संपर्क में न आ सके। जब आप इस जल का लिटमस पत्र से परीक्षण करते हैं तो आप पाएंगे कि वह लाल लिटमस पत्र को भूरा बना देता है। मित्रों, आयरन एक ऐसी धातु है जो कि जल के साथ मंद अभिक्रिया करती है, अत्यंत धीमी गति से अभिक्रिया करती है। इसलिए आपने देखा होगा कि आयरन के बने हुए जो पात्र हैं उस पर धीरे धीरे जंग लग जाती है, यानी आयरन जल के साथ मंद अभिक्रिया करती है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर अब एक बात और जाननी जरूरी है। धातुएं जल के साथ अभिक्रिया कर सकती हैं, परंतु अधातुएं जल में अभिक्रिया नहीं करती, वे उनके अंदर निष्क्रिय होती है। परंतु कुछ अधातुओं को हवा में खुला छोड़ देने पर वे वायु के साथ अभिक्रिया करती हैं, जैसे कि विद्यार्थी मित्रों फास्फोरस। फास्फोरस अत्यधिक सक्रिय अधातु है, इसे वायु में खुला रखने पर यह वातावरण में रही हुई ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करता है और जल उठता है तथा प्रचंड मात्रा में गर्मी उत्पन्न करता है। इसलिए विद्यार्थी मित्रों, यह वातावरण में रही ऑक्सीजन के साथ संपर्क में न आए, इसीलिए इसे जल में रखा जाता है ताकि यह जल ना हो। फास्फोरस के इसी गुणधर्म का उपयोग करके इसका उपयोग विस्फोटकों यानी पटाखे या बारूद बनाने के रूप में किया जाता है।